मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको डाइवोर्स से जुड़े हुए आपके अधिकार के बारे में आपको जानकारी देंगे। एक तलाक किसी भी जोड़े के लिए सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक होता है। अगर कोर्ट में तलाक की लड़ाई लड़ी जाए तो ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला और महंगा मामला हो सकता है। यहाँ तक कि जोड़े तलाक के लिए जो जाते हैं वो आपसी रूप से सहमत होते हैं। उन्हें ये साबित करना होगा कि अदालत का उनकी याचिका पर विचार करने के 1 साल पहले से वे अलग ही रह रही हैं। भारत में तलाक के लिए अधिकांश व्यक्तिगत मामलों के नियम धर्म से जुड़े हुए होते हैं। एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक मिल सकता है या तो पति पत्नी दूसरे की सहमति के बिना तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं। जब पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत होते हैं तो अदालतें आपसी सहमति से तलाक याचिका स्वीकार किए जाने पर विचार करती है। हालांकि दंपति को 1 साल या 2 साल के लिए संबंधित अधिनियम के अनुसार अलग अलग होना चाहिए और ऐसे में ये साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि वे एक साथ नहीं रह पाए हैं। अक्सर यहाँ तक कि जब पति या पत्नी अनिच्छुक होते हैं तब भी वे इसी तरह के तलाक के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि ये अन्य तलाक के मामले के अपेक्षाकृत सस्ती है और एक विवादित तलाक के रूप में दर्दनाक भी होती है। बच्चों की हिरासत, रखरखाव और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों को पारस्परिक रूप से सहमत किया जा सकता है। ऐसे 3 पहलू हैं जिनके बारे में एक पति और पत्नी को आम सहमति तक पहुंचना होता है। पहला, गुजारा भत्ता या रखरखाव के मुद्दे। कानून के अनुसार समर्थन की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। ये कोई भी आंकड़ा नहीं भी हो सकता है। दूसरा विचार बच्चे की कस्टडी का भी होता है। ये आवश्यक रूप से दोनों पक्षों के बीच काम किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है और ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि ये अनिवार्य रूप से आपसी सहमति के बिना तलाक में सबसे बड़ी राशि की आवश्यकता इसमें होती है। पति पत्नी की समझ के आधार पर आपसी सहमति से तलाक में बाल हिरासत को साझा या संयुक्त या केवल एक पक्ष को भी दिया जा सकता है। तीसरा पहलू संपत्ति का होता है। पति और पत्नी को यह तय करना होगा कि किसको कितनी संपत्ति मिलेगी। इसमें चल और अचल या फिर यूं कहें कि दोनों संपत्तियां भी शामिल होती हैं। बैंक खातों की राशि दोनों पक्षों में विभाजित होनी चाहिए, लेकिन तब तक मान्य नहीं होता है ये जब तक दोनों पक्षों द्वारा इस पर सहमति नहीं दी जाती। अदालत के फैसले के आधार पर आपसी सहमति से तलाक की अवधि 6 से 18 महीने तक होती है। आमतौर पर अदालतें आपसी सहमति से तलाक के मामलों को जल्द से जल्द खत्म करना पसंद करती है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से हमारे साथ आज के कानूनी विशेषज्ञ महाधिवक्ता अभिषेक आत्रे जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अभिषेक आत्रे जी आपको डाइवोर्स से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी भी देंगे। अगर आपका डाइवोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके उनसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर बहुत जल्द फ्लैश होगा, जिसके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल दरअसल आपको बता देते हैं। सवाल यही कि डाइवोर्स से जुड़े कानूनी समाधानों का समाधान क्या है। आपको भी अगर इससे जुड़ा हुआ अपना कोई सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं या फिर अपने बारे में कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं इस समस्या से संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है 7065013841। ये हमारा नंबर है। कॉल करिए और अपने सवालों का जवाब लीजिए। और आत्रे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आत्रे जी, डिवोर्स की कानूनी परिभाषा क्या होती है? दरअसल सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। देखिए, ये जानना जरूरी है। एक तो बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं कि जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उन्हें नीचे बेवकूफ बना दिया जाता है। कोर्ट में ले जाके एफिडेविट साइन करा के और बोल दिया जाता है कि तुम्हारा डाइवोर्स हो गया। ऐसा नहीं है। डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स प्रॉपरली
कोर्ट से ही होगा, और वो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट होती है, वहीं से डाइवोर्स होता है। कहीं एफिडेविट बना के नोटराइज करा के उस तरह से डाइवोर्स नहीं हुआ करता। डाइवोर्स के लिए प्रॉपरली केस फाइल करके कोर्ट से डिक्री लेनी होती है, तभी डाइवोर्स होता है। उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 का प्रोविजन है, जहां डाइवोर्स लिया जाता है। एक ग्राउंड आपने बताया म्यूचुअल कंसेंट से होता है, एक इस क्रुएलिटी के ग्राउंड पे डाइवोर्स होता है। तो उसमें एलिगेशंस लगानी पड़ती हैं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर ही डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी नहीं है इसके साथ रहने के लिए, इसलिए मुझे डाइवोर्स दे दो। इंडिया में इस तरह का नहीं हो सकता, हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरह का प्रोविजंस नहीं है कि सिर्फ मैं किन हालातों में आत्रे जी डाइवोर्स संभव है? क्रुएलिटी का मेन ग्राउंड होता है, क्रुएलिटी के ग्राउंड पे डाइवोर्स दिया जाता है। 7 साल से या किसी डिजर्शन हो रखा है, अलग रह रहे हैं, 7 साल से पता नहीं है, 2 साल से अलग रह रहे हैं, उन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। कहीं जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर अगर हो जाता है, उसके बाद 1 साल से अलग रह रहे हैं, तब डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के ऑर्डर्स हो रखे हैं, उसके बाद भी 1 साल तक नहीं रहते हैं, उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स मिल सकता है जी। तो और बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्राउंड है वो क्रुएलिटी का ग्राउंड है कि जैसे एलिगेशंस लगाते हैं, मारपीट के एलिगेशंस, या क्रुएलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्रुएलिटी, ये लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो उस क्रुएलिटी के ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है, तो वो एक ग्राउंड्स होते हैं जी। अत्रे जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं जो लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं। एक सवाल ये भी है यहाँ पर अत्रे जी, क्या अलग अलग धर्मों या समुदाय के लिए डिवोर्स की के लिए जो कानून है वो क्या कुछ अलग है, या फिर सेम कानून के तहत ही अलग अलग धर्मों का भी जो तलाक है वो होता है? लिए अलग अलग है। मुस्लिम्स अपने मुस्लिम के हिसाब से गवर्न होते हैं, उनका डाइवोर्स का कानून अलग है। क्रिश्चियंस के लिए अलग है, इस पे इंडियन डाइवोर्स एक्ट अलग है। वहाँ ग्राउंड्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोविजंस में जाना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अभी हम हिंदू मैरिज की बात कर रहे हैं, वहाँ के ग्राउंड्स डिफरेंट है। मुस्लिम्स में तलाक के लिए, जैसा अभी वो शायरा बानो वाला केस आया था, ट्रिपल तलाक को उन्होंने मना किया है, लेकिन ये है कि तलाक देने का राइट वहाँ पे वो अलग अलग डिफाइन है। मेल के आदमी के पास में राइट्स होते हैं तलाक देने के, लेडीज तलाक ले सकती हैं। तो वहाँ उतनी कंडीशंस नहीं है कि क्रुएलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मैरिज का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारा मैरिज का कंसेप्ट, हिंदूज का मैरिज का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ कोडिफाइड लॉ है, वहाँ कोडिफाइड लॉ नहीं है। जी जी। आत्रे जी, जानना चाहेंगे आपसे, तलाक की याचिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह की याचिकाएं होती है जो कि दायर की जाती हैं? तलाक के लिए एक ये म्यूचुअल कंसेंट से जो आप बताया, उसमें क्या होता है कि अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तलाक लेने के लिए कि हमारा नहीं बन रहा है, तो वो कोर्ट के सामने फाइल करते हैं। तो पहले फर्स्ट मोशन आता है, उसमें दोनों कोर्ट पार्टीज को बुलाया जाता है कोर्ट में, और एक बार एविडेंस लिए जाते हैं कि हाँ भाई कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि हाँ दोनों पार्टीज तैयार हैं साथ में नहीं रहना। तो फर्स्ट मोशन पास होता है। उसके बाद 6 महीने से 18 महीने का गैप होता है सेकेंड मोशन के लिए, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 18 मंथ। तो उसमें दोबारा से कोर्ट में फाइल करना पड़ता है सेकंड मोशन, और उस टाइम पे भी कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करती है। मतलब वो एक तरीका है कि लोगों को, दोनों को देने का, पार्टीज को टाइम देने का, ये रिकंसिडर कर लो अगर तुम वापस रहना चाहते हो एक साथ। अगर साथ में रहना चाहते हो तो उन्हें जरूरी नहीं है कि वो सेकंड मोशन फाइल करें, और फर्स्ट मोशन 18 मंथ बाद अपने आप लैप्स हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो फाइल करते हैं तो कोर्ट उन्हें डाइवोर्स ग्रांट करती है। कई बार लिटिगेशन इतनी इस लेवल तक पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक, किसी मैटर में या ट्रांसफर पिटीशन के थ्रू या किसी थ्रू, तो उसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 142 की पावर एक्सरसाइज करके ये बीच का पीरियड कंडोन भी कर सकती है, ये 6 मंथ वाला पीरियड वेव करके, और डायरेक्टली डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। लेकिन ये हर एक मैटर में नहीं हो पाता। जी। आत्रे जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे सहमति से तलाक आखिर कब होता है? किस तरह की स्थितियां और किस तरह के हालात होते हैं जब आपसी सहमति से तलाक होता है?
ये तो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है हस्बैंड वाइफ की। दोनों को अगर लगता है कि हम साथ किसी भी हालत में नहीं रह पाएंगे तो वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेते हैं। और अगर किसी एक पक्ष को लगता है कि नहीं, मुझे इस आदमी को परेशान ही रखना है, सपोज इस लेडी को परेशान ही रखना है, मुझे डाइवोर्स नहीं देना और सही रहता अपना है, तब वो जल्दी से म्यूचुअल कंसेंट नहीं करते। उस केस में फिर वो लिटिगेशन शुरू होती है। इसके कानूनी प्रावधान क्या है? आपसी सहमति के साथ ही जब तलाक होता है? जी 13(1)(b) जी हिंदू मैरिज एक्ट जी और 13(1)(a) में बाकी के डाइवोर्स के ग्राउंड। जी सर, उस स्थिति में क्या होता है जब एक शख्स तो तलाक लेना चाहता है लेकिन दूसरा जो पार्टनर है वो राजी नहीं होता? जो तलाक लेना चाहता है तो उसे साबित करना पड़ता है कि हाँ, ये ग्राउंड है तलाक के, मुझे इसलिए तलाक चाहिए। क्यों चाहिए? कोई तो रीजन होगा ना। अगर हस्बैंड का किसी और लेडी से अफेयर है तो वो एक ग्राउंड हो सकता है। अगर वो घर में मार पिटाई करता है, घर में खर्चे के पैसे नहीं देता है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं जी। तो ये कोई भी क्रुएल्टी का ग्राउंड हो सकता है। लेकिन प्योर विश नहीं हो सकती कि हाँ बस मुझे पसंद नहीं है, नहीं रहना, इसलिए मुझे तलाक। जी अभिषेक जी, ये भी हमें बताएं कि जैसे एक पक्ष की तरफ से जैसे तलाक अगर हो जाता है तो उसका आधार क्या रहता है, और दूसरी बात ये कि गुजारा भत्ता के जब हम लगातार जिक्र करते हैं कि महिलाओं को गुजारा भत्ता देना होता है, उसका क्या आधार रहता है, किस आधार पर दिया जाता है? गुजारा भत्ता के लिए एक तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में लोग फाइल करते हैं, वहां पे मेंटेनेंस के ये लेडीज जा सकती हैं। दूसरा, अगर मैटर चलता है तो वहाँ सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में है, तो वहाँ मतलब बीच के पीरियड के बीच वहाँ गुजारा भत्ता। एक और डोमेस्टिक गुजारा भत्ता के लिए या वहाँ पे भी जाया जा सकता है। वहाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, वहाँ रेजिडेंशियल ऑर्डर्स, मेंटेनेंस ऑर्डर्स वो होते हैं, उसमें पास किए जाते हैं। उसमें वहाँ कोर्ट जांच कर सकती है ऑर्डर कि भाई तुम लड़की को, क्योंकि मैट्रिमोनियल होम उसका वो है जहाँ शायद, तो वहाँ रहने का उसका राइट है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर कोई इंटरफेयर करता है राइट में तो फिर वो कोर्ट में 12 एप्लीकेशन लगा के उन लोगों को 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसी तरह मेंटेनेंस के ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। लेकिन उसका लॉ ये है कि कोई भी किसी, चाहे आप 125 में जाए या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाए, अगर मेंटेनेंस के ऑर्डर एक कोर्ट से हो गए और दोनों कोर्ट से हो रखे हैं तो जो भी ज्यादा वाला होगा वो मिल जाएगा। ये नहीं है कि दोनों बराबर 25,000 के यहाँ हो गए, 25 के यहाँ हो गए तो 50,000 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और मेंटेन देते हुए भी ये ध्यान दिया जाता है कि हस्बैंड की कैपेसिटी भी है मेंटेनेंस देने की या नहीं। ऐसा तो नहीं है। अगर ये अच्छा, एक चीज ये समझना पड़े कि मेंटेनेंस है, एलिमनी नहीं है। एलिमनी सेक्शन 25। सर, इन दोनों में अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है इन दोनों में? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मेंटेनेंस अपने आप को लेडीज को मेंटेन करने के लिए, कि उसका स्टेटस है उस हिसाब से मेंटेन करने के लिए कराया जाता है। जी। उसमें एक तो कंडीशन ये है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो उतनी मेंटेन करने के लिए, या सोर्स ऑफ इनकम में, दोनों की सोर्स ऑफ इनकम में इतना ज्यादा डिफरेंस है। सपोज एक वाइफ जॉब कर रही है 25,000 महीना की और हस्बैंड कमा रहा है 5 लाख रुपए महीना, तो जो मेंटेन करने के लिए सोशल स्टेटस जो था फैमिली का, उस हिसाब से करने के लिए कोर्ट ये देखेगी इसको कम से कम 2 लाख रुपए महीना या 1.5 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए, तब लिया जा उतना मेंटेनेंस मिलता है। तो मेंटेनेंस फैमिली इनकम पे भी डिपेंड, हस्बैंड की इनकम पे डिपेंड करता है बेसिकली। और एलिमनी तो परमानेंट सेटलमेंट के रूप में होता है। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में जो है, जब डाइवोर्स ग्रांट करते हैं तो परमानेंट एलिमनी डिसाइड होती है। अल्टीमेटली वो भी यही होता है कि दोनों का फैमिली स्टेटस क्या है, दोनों ने कितना अर्न किया है, हस्बैंड के पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों को कितना पैसा चाहिए आगे, तो वो सब फ्यूचर एस्पेक्ट देखते हुए तब वो लमसम अमाउंट डिसाइड होता है। दैट इज परमानेंट एलिमनी। ठीक है अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज हमने उठाया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अगर इस कानून के तहत क्या कुछ प्रावधान होते हैं, किस तरह से अगर जो लोग परेशान हैं वो किस तरह से कानूनी सहायता ले सकते हैं, कैसे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उनके लिए आगे किस तरह के रास्ते हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे ये सभी समझना चाहते हैं जो कि लोग इससे परेशान हैं। दरअसल अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का समाधान, कानून से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है तो आप सवाल का जवाब ले सकते हैं। अतुल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब एक ये कहा जा सकता है कि पति पत्नी अगर तलाक लेने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, अदालत में जाते हैं, सर पहले क्या ये कोशिश की जाती है कि
ये तलाक ना हो, उसके लिए क्या कुछ कोशिश की जाती है, किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, क्या कुछ समझाया, क्या कुछ बताया जाता है, और ये कितना चुनौती भरा होता है, क्योंकि एक दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। किस तरह के केसेस आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए, ये कोशिश कोर्ट की हर लेवल पे होती है कि हस्बैंड वाइफ को मीडिएशन के लिए भेजा जाए। शुरू में पुलिस के पास जब भी कंप्लेंट फाइल होती है तो पहले वुमेन सेल में जाती है, वहाँ पुलिस ऑफिसर्स होती हैं, लेडी पुलिस होती हैं, वो उन्हें बुलाते हैं दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और उनसे कंप्रोमाइज कराने की बात करती हैं कि भाई अपने डिस्प्यूट निपटा लो और साथ रहना शुरू करो। कोर्ट उसके बाद जब नहीं मानते हैं दोनों पक्ष, तो 3-4 बार वो टाइम देने के बाद, दोनों को बैठाने के बाद जब लगता है कि नहीं मान रहे, तब FIR रजिस्टर होती है। 498A की बीजेप FIR होती है 304। उसके बाद जब कोर्ट में डाइवोर्स के लिए जाते हैं तब भी यही प्रोविजंस है कि पहले कोर्ट उन्हें एक बार सेटलमेंट के लिए बुलाएगा, मीडिएशन के पास भेजेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ट्रायल कोर्ट पे हो जाए, इवन हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, हर जगह मीडिएशन सेंटर बने हुए हैं। जनरली यही होता है कि जब भी किसी कोर्ट में फर्स्ट टाइम जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो कोर्ट की इंटेंशन ये रहती है कि एक बार कम से कम इन्हें मीडिएशन में फिर से भेजा जाए, फिर से ट्राई कर लें। अगर ये नहीं मानते तब हम मेरिट पे डिसाइड करें। तो ये, और परिवारों को बचाने की कई बार बच्चों की समस्याएं आती हैं कि बच्चा किसके साथ, बच्चों की समस्याओं के बारे में भी सर मेरा आपसे सवाल होगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रायपुर से एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल वकील साहब से है कि वकील साहब, जैसे अगर एक युगल है, अगर वो उसका हस्बैंड चाहता है डिवोर्स लेना, लेकिन वाइफ डिवोर्स लेना चाहती नहीं है, तो इसमें इस मामले में क्या प्रावधान है? क्या वो डिवोर्स ले सकता है हस्बैंड? हाँ, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन वही मैंने बताया कि तुम्हें अपने ग्राउंड साबित करने पड़ेंगे, पहले ग्राउंड एक्युमुलेट करने पड़ेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड पे लेना चाहते हो, आखिर डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो। मेन ग्राउंड है क्रूएल्टी का, तो क्रूएल्टी या क्रूरता, किस तरह की क्रूरता तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ कर रही है, तुम्हारे परिवार के साथ कर रही है, ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, तो वो ग्राउंड्स, एलिगेशंस लेके पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, फिर वो एविडेंस के जरिए साबित भी करने पड़ेगी कोर्ट में, तब कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट करेगी। जी, तो विकास, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है, या फिर यूं कहें कि आप जो सवाल लेकर आए थे उसका समाधान आपको मिल गया होगा, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। सर, ये भी एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर महिला पुरुष से ज्यादा कमाती है, यानी कि पत्नी पति से ज्यादा कमाती है, उस केस में भी गुजारा भत्ते वाली चीज आती है के सामने? नहीं मिलेगा, उस केस में गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा महिलाओं को। जी, बच्चे की कस्टडी के बारे में हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे सर, ये किस आधार पर दी जाती है? देखिए, जनरल प्रिंसिपल है 5 साल से कम की अगर बच्चे की एज है तो मैंडेटरीली मदर के साथ ही बच्चा जाता है, अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं कि शी इज नॉट इन ए पोजीशन, या वो मनाही कर दे कि मैं रख ही नहीं सकती। 5 साल से ऊपर के बच्चे में कोर्ट ये देखती है, बच्चे को बुला के काउंसलिंग होती है, अच्छे एटमॉस्फेयर में बच्चे का माइंड खटाला जाता है कि वो किसके साथ रहना ज्यादा प्रेफर करेगा, और ये भी देखा जाता है बच्चे को पालने की कैपेसिटी किसकी है, किसकी ज्यादा अच्छी है, तो उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है। जनरली कोर्ट मदर के फेवर में ज्यादा रहती है और मदर को ही ज्यादा कस्टडी मिलती है, लेकिन अगर ऐसा लगता है बच्चे से पूछने के बाद कि मदर के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, या उसकी मदर बहुत ज्यादा मार पिटाई करती थी या क्रुएल्टी करती थी घर में, और बच्चा तैयार नहीं है, या मदर रखने की कैपेसिटी में भी नहीं है, तो फिर हस्बैंड के पास कस्टडी जाती है, लेकिन नॉर्मली मदर्स के पास कस्टडी जाती है। जी, एक बार फिर से मैं गुजारा भत्ते वाली उस पे आऊंगी सर, इस मुद्दे पे, क्योंकि ये बहुत अहम है, और मुझे लगता है कि जो इस पूरे विषय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो जरूर जानना चाहते होंगे कि गुजारा भत्ता की अवधि और मात्रा को प्रभावित करने वाले क्या कुछ कारक होते हैं, और कब तक ये भत्ता दिया जाता है? नहीं, ऐसे कोई ये नहीं है कि डाइवोर्स तक ही भत्ता दिया जाता है अक्सर, लेकिन होता ही है प्रैक्टिकली, जब डाइवोर्स ग्रांट होता है तो उस समय पे डिसाइड कर लिया जाता है, वन टाइम लमसम एलिमनी ग्रांट कर दी जाती है। अगर कोर्ट ग्रांट नहीं करती है और पहले कोई मेंटेनेंस ऑर्डर चल रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं करती, तो वो मेंटेनेंस ऑर्डर कई बार डाइवोर्स के बाद भी चलते रहते हैं।
जब तक कि उसकी दूसरी शादी ना हो जाए या अपना खर्चा चलाने लायक ना हो जाए, तो गुजारा भत्ता चलता रहता है। और गुजारा भत्ता के लिए यही है, मेन चीज तो यही देखनी है कि शी इज नॉट इन ए पोजीशन टू फीड हर सेल्फ और हर फैमिली। अगर वो उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं अपना परिवार चलाने के लिए, अपने आप को पालने के लिए, अच्छी जॉब है और इनकेस जैसा आपने बताया हस्बैंड से भी ज्यादा अच्छी जॉब है, तो फिर गुजारा भत्ता नहीं मिलता। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अभिषेक अत्रे जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि वो तमाम दर्शक जो इस खास कार्यक्रम को देख रहे होंगे और जिनकी समस्या इसी से संबंधित होगी, वो जाहिर तौर पर उनको तमाम सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे कि क्या, कैसे, उन्हें और कब क्या कुछ कदम उठाना है। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में मुझे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।